नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। सर ये बताइए कि जिस तरीके से खालिस्तानी जो तिहाड़ नहीं बल्कि डिब्रूगढ़ की जेल में बंद है, उसको जिस तरीके से शपथ दिलाई गई चुनाव जीतने के बाद, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि संविधान में लिखा है कि जो कोई डाकू हो, चोर हो, टेररिस्ट हो, कोई भी हो, अगर वो एमपी बन गया है तो उसे शपथ तो दिलानी पड़ेगी। और शपथ क्या है कि मैं इस देश के लिए ही काम करूंगा, मैं ये शपथ लेता हूँ। और ये खालिस्तानी क्या शपथ ले रहा है वहां पर? क्या आपको लगता है कि ये कोई भी काम ये देश की फेवर में काम करने वाला है? कभी भी होगा नहीं। ये तो बदकिस्मती है हमारी कि खालिस्तानी, टेररिस्ट, गुंडे, मवाली ये सारे जीते हैं इस बार, और पूरा पार्लियामेंट उन्हीं से भरा हुआ है। और ऐसे लोगों से आप उम्मीद भी क्या करते हैं? आपने जो 5-6 दिन सेशन चला, उसमें सिर्फ एक ही चीज देखी हमने, गुंडागर्दी, अराजकता। वहां पर ऊंचे-ऊंचे उन्होंने स्वर में मोदी जी की आवाज को धीमा करने की कोशिश करी। यही कर सकते हैं और यही करने के लिए वो जीते भी हैं। और अमृतपाल भी अगर गलती से भी, बदकिस्मती से भी कहीं पार्लियामेंट में आ गया, तो वहां पे वो खालिस्तान की ही बात करेगा, जिस तरह से ओवैसी ने जय पैलेस्टीन की बात करी है। आप खालिस्तानी मूवमेंट के अलावा कोई भी और बात इससे नहीं सुन सकते। तो देखते हैं आगे जाके क्या होगा और इसे कैसे कैसे एमपी बनने के बाद कैसे रोका जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये पार्लियामेंट में आएगा, लेकिन रोका कैसे जाएगा ये देखने वाला होगा। सर ताज्जुब की बात यह है कि उसको स्पेशली लाया गया, पैरोल पर वो छूटा 2-3 दिन के लिए, स्पेशली बड़े से कॉन्वॉय में उसको लाया गया, स्पीकर साहब के दफ्तर के अंदर शपथ दिलाई गई। और उसके बाद उसके तेवर देखिए, पहले तो उसकी मां ने स्टेटमेंट दिया कि वो खालिस्तान का समर्थक नहीं है, वो तो नशा मुक्ति अभियान चलाता है, लेकिन तुरंत उसने अपनी मां को भी लताड़ दिया। उसने कहना शुरू कर दिया कि खालिस्तान के बारे में बात करना कोई क्राइम थोड़े ही है और मैं तो खालिस्तानी समर्थक हूं। सर, खालिस्तानी समर्थक का मतलब यह है कि वो भारत के संविधान में यकीन नहीं करता है, टुकड़े टुकड़े करना चाहता है देश के, क्योंकि खालिस्तान बनेगा कहां से? तो जो टुकड़े टुकड़े करना चाहता है देश के, सर, वो भारत के संविधान की शपथ कैसे ले सकता है? और अगर ले भी ली है तो क्या दिल से ली है? पहली बात तो उसने ये नहीं बोला कि मैं खालिस्तान के लिए मूवमेंट कर रहा हूं, उसने बोला खालसा का सपना देखना को बुरा नहीं है। अब खालसा और खालिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है। खालसा पंथ था, राज करेगा खालसा, मतलब कि ये नारा दिया था जब मुसलमानों ने यहाँ पर अत्याचार किया था भारत में, तब खालसा पंथ खड़ा किया गया था हिंदुओं में से निकालकर। जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसे सरदार बनाया गया, सिख बनाया गया कि जा बेटा हमारे मोहल्ले की, कंट्री की और हमारे धर्म की रक्षा कर। और खालसा करेगा राज मुसलमानों के लिए बनाया गया था। आज बदकिस्मती से उन्हीं मुसलमानों को, पहली बात तो ये है कि गुरुद्वारे में, वो भी गोल्डन टेम्पल में, वहां जाकर नमाज पढ़ाई गई, उन्हीं मुसलमानों के खिलाफ आपने खालसा पंथ बनाया था। राज करेगा खालसा का मतलब ये नहीं था कि हिंदुस्तान के ऊपर राज करेगा, मतलब कि खालसा ही राज करेगा, हम मुसलमानों का राज यहाँ पर नहीं होने देंगे। तो जो ये पंथ बनाया गया था ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ था और ये खालिस्तान बनाने की बात बोलते हैं। मुझे इसी बात की हैरानी होती है। एक तो मैं खुद पंजाब से आता हूँ, हमने सिखों के साथ मिलकर सारी जिंदगी निकाली है, कोई डिफरेंस था ही नहीं कभी भी। ये खालिस्तान वाला स्यापा इंदिरा गांधी की तरफ से शुरू किया गया और आज तक भुगत रहे हैं और हवा दी गई पाकिस्तान की तरफ से। और अब तो ये ऐसी हालत हो गई है कि ये ओपनली पंजाब के अंदर खालिस्तान मूवमेंट के बारे में बात होती है, जो मुझे हैरानी होती है। गांवों के अंदर जाना भी इम्पॉसिबल हो गया है आज की डेट में, रात को आप जा नहीं सकते, इतना डर का माहौल है पंजाब के अंदर। और ये सारा काम मुझे इस बात की हैरानी नहीं है कि कांग्रेस के टाइम पर ये सब कुछ हुआ। मोदी जी का राज था 10 सालों में, तो भी ये बढ़ता गया। और अब ऊपर से बदकिस्मती ये है कि केजरीवाल की गवर्नमेंट पंजाब में आ गई है और इसे पूरी हवा दी जा रही है। और ये अमृतपाल की जो हिम्मत है ये ऐसे ही नहीं बढ़ी है। आज अगर ये एमपी बना है, आप सोच सकती हैं कि दिलों में भी वहां पर डिफरेंसेस पंजाब के अंदर पैदा हो चुके हैं। सर, एमपी तो बन गया, चुनाव तो इंडिपेंडेंटली लड़ा सुमित जी, लेकिन आप ये सोचिए, मुझे तो पता नहीं क्यों शपथ ग्रहण समझ ही नहीं आ रहा है।
आप लोकतंत्र का हवाला दें, आप कहें कि जो बन जाता है, जनता की आवाज है, जनता ने चुन दिया, बन गया। लेकिन जो हमारे संविधान को नहीं मानता है उसको आप शपथ कैसे दिला सकते हैं? आप इंजीनियर राशिद को देखिए, वो जो टेरर फंडिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है, बारामूला में उसने उमर अब्दुल्ला को हराया, वो भी तो शपथ ग्रहण कर रहा है। तो ये क्या है? जो लोग आपके संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप उनको ही बुला बुलाकर संविधान की शपथ दिला रहे हैं। आपको लगता है कि इससे बात बन जाएगी? देखिए, पहली बात यह है कि बेस ही गलत है। जब कोई आदमी टेररिज्म के चक्कर में या देशद्रोह के चक्कर में जेल के अंदर बंद है, आप उसे टिकट देने की परमिशन दे ही कैसे सकते हैं? दैट मीन जो हमारा इलेक्शन प्रोसेस है उसी में खामी है। बेस इसकी, अगर वो हमारा पत्र, जो नामांकन पत्र क्या होता है, नॉमिनेशन पेपर, अगर वो भर ही नामांकन नाम, एक तो मेरी हिंदी भी इतनी वो है ना कि जो नॉमिनेशन पत्र है वो अगर भर ही नहीं सकता तो इलेक्शन लड़ेगा नहीं और जीत कर नहीं आएगा। जब आप परमिशन देते हैं इन लोगों को, तभी वो जीत कर भी आते हैं और धज्जियां भी उड़ाते हैं, कंट्री की भी और पार्लियामेंट की भी। तो आपको बेस को ही ठीक करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जाकर गवर्नमेंट को रोक लगानी पड़ेगी ऐसे लोगों के ऊपर, वरना ये काम कभी भी सीधा नहीं हो सकता। उन्होंने जीत लिया है, जीते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जिसने जीता है उसको शपथ लेनी पड़ेगी। वो झूठी लें सच्ची लें वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि वो जीत कर आया है, और जीत कर आने के लिए प्रोसेस आपने ही, रास्ते आपने ही खोल के रखे कि वो अपने नॉमिनेशन को भर सके। आप उसको चेंज कर दीजिए, ये काम बंद हो जाएगा। सुमित जी, अमृतपाल और वो जो रशीदी है, इंजीनियर रशीदी, ऐसे लोग इंडिपेंडेंटली खड़े होकर चुनाव जीत रहे हैं। ये बहुत खतरनाक ट्रेंड होगा आगे चलकर। बहुत बड़ा रास्ता उन्होंने दिखा दिया है बाकी लोगों को। अब आप यकीन मानिए कि आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव होंगे, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, कभी भी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो आप सोचिए कि उस वक्त कश्मीर घाटी में कितने ऐसे लोग चुनाव में खड़े होंगे इंडिपेंडेंटली, जो कि सोच रहे होंगे कि इंजीनियर रशीद की तरह हम भी बैठेंगे वहां पर विधानसभा के अंदर। तो ये तो बहुत खतरनाक ट्रेंड है ना, इसको तो रोकना बहुत जरूरी है। मेरा सिर्फ ये कि कोई अपराधी की बात नहीं कर रही हूँ सर, मैं बात कर रही हूँ जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, यूएपीए जिन पर लगा है, एनएसए जिन पर लगा हुआ है, वो कैसे चुनाव लड़ लेते हैं? अंजू जी, आपको सुनकर भी हैरानी होगी, जो अमृतपाल है इसके 2-3 लोग और साथ में पकड़े गए थे, उन्होंने भी बोल दिया है कि हम अपने नॉमिनेशन पत्र भरने वाले हैं अगली इलेक्शंस के अंदर, और वो भी दोबारा से पार्लियामेंट में या विधानसभा में आएंगे। यानी कि एक ऐसा रास्ता खोल दिया है जहां पर सारे ऐसे लोग जब आकर वहां बैठेंगे और पॉलिसीज इनके हाथ में होंगी, कौन सी बननी चाहिए कौन सी नहीं बननी चाहिए। आपको लगता है कि देश के हित में ये कोई भी पॉलिसी की बात करेंगे? अगर पॉलिसी में इनका इतनी आवाज नहीं होगी तो क्वेश्चन आंसर्स में इनको क्वेश्चन पूछने का हक होता है। जब ये क्वेश्चन पूछेंगे, ये कौन से क्वेश्चन पूछेंगे आप समझ सकती हैं। ये वो चीजें करेंगे जिससे कि देश में आग लगे, और ये उसी चीजों के लिए ये पार्लियामेंट में आई भी हैं। और इनको हवा दी जाएगी कनाडा, अमेरिका, यूके की, वहां की जो प्रेस है, जो लिबरांडो का पूरा इकोसिस्टम है, और उसे फिर तूल देगा भारत का जो हमारा बिका हुआ मीडिया है। ये पूरा सर्कल है जिसे क्रिएट किया गया है। ये ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और ये जो जीत कर आए हैं ये रास्ता खोल दिया है बाकी लोगों के लिए भी। इसलिए बार बार बोल रहा हूं, इसको रोक लगाने का एक ही तरीका है कि आप इलेक्शन कमीशन के अंदर ऐसा प्रोविजन लेकर आइए कि जिनके ऊपर ऐसी केसेस चल रहे हो वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता है। अब आप बोलेंगे कि इसका तो उल्टा रास्ता भी बनेगा। सपोजिंग बोल रहा हूं मैं, गलती से राहुल गांधी की गवर्नमेंट आ जाए, वो तो पहला काम करेगा ये सारे केसेस मोदी जी के ऊपर, अमित शाह के ऊपर लगा देगा। तो फिर क्या होगा कि अमित शाह और मोदी जी कभी इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते, फिर उसका हवाला दिया जाएगा। दैट मीन्स इट्स अ कैच 11 कि कौन सी चीज आप कैसे करें ताकि आप इसको कंट्रोल कर सके। ये काम सिर्फ इलेक्शन कमीशन कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये प्रोविजन किया जा सकता है सर कि जिसके ऊपर यूएपीए लगा है, जिस पर एनएसए लगा है, जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। टेरर फंडिंग का मामला इंजीनियर रशीद पर है तो देश विरोधी गतिविधि तो है। तो जिन पे ऐसे संगीन आरोप है उन पर तो लगाम लगाई जा सकती है ना। बाकी अपराधी है वो सब तो आधे से ज्यादा संसद में बैठे हुए हैं जिन पर इस तरह के आरोप है, वो कहते हैं ना कि वो नेता थे जिस पर कोई केस ही ना हो। हाँ, वो कहते हैं ये हमारी कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता, इसलिए इसको बाहर निकाल दी जाए। तभी तो अंजू पंकज और सुमित जैन को आज तक कभी टिकट नहीं मिली है। नहीं चाहिए।
लेकिन जिन पे इतने संगीन आरोप है सर, उन पर तो रोक लगाई जा सकती है ना, कि जब तक ये मतलब कि क्लीन चिट इनको नहीं मिल जाती अदालत से, तब तक ये नहीं लड़ सकते, क्योंकि बहुत संगीन आरोप है। आप सोचिए, यूएपीए के तहत वो डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। आज की तारीख में वो कुलवंत कौर जिसने थप्पड़ मारा था कंगना रनौत को, उसकी भी तारीफ कर रहा है, उसके लिए बड़ी बड़ी बात कर रहा है। तो फिर क्या मतलब है? मैं बार बार बोलता हूँ, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? क्योंकि मैं आपको इसका एक कंपैरिजन बताता हूँ। जैसे एक सुप्रीम कोर्ट में हमने कई बार बात करी है कि लॉज चेंज होने चाहिए, कोलेजियम सिस्टम बंद होना चाहिए, और कोलेजियम सिस्टम को बंद करने के लिए अगर कोई लॉ बनता है तो वो बोलते हैं जाएगा तो कोर्ट में ही, उसी कोर्ट में जाएगा, और वो वहां पे जाकर रोक लगा देते हैं कि ये पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होगी। वही काम सुप्रीम अपने पार्लियामेंट का भी है, विधानसभा का भी है, कि पॉलिसी इन्होंने बनानी है पार्लियामेंट के अंदर, और खुद अपने पास जो लोग बैठे हैं वही सारे के सारे आरोपी हैं, तो वो अपने ही लोगों के खिलाफ ऐसी पॉलिसी कैसे बना सकते हैं? इसलिए पॉलिसी नहीं बनती है। जब तक पूरा सिस्टम आपको चेंज नहीं करते आप, ये कुछ भी चेंज नहीं होगा। तभी बार-बार बोलता हूँ, आपको कुछ ना कुछ तो स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, और मुझे उम्मीद है कि मोदी जी इस बार ये सारी चीजों के ऊपर रोक लगाने वाले हैं, जिसको मैं बोलता हूँ सिस्टम के अंदर होल्स हैं। इन होल्स को आपको बंद करना पड़ेगा, ताकि जो दुश्मन है उसका फायदा उठाकर हमारे ऊपर हंसे नहीं। आज वो हंसने वाला काम ही है जो अमृतपाल ने किया है। ये क्या हंसने वाला काम नहीं है हमारे ऊपर कि देखो मैं एमपी बन गया हूँ, ओथ भी ली है हिंदुस्तान की, और साथ में ये भी बोल दिया कि खालसा के बारे में सपना लेने कोई बुरी बात नहीं। और सवाल तो फिर यही है ना सुमित जी, कि खालसा की बात हो रही है तो खालिस्तान की बात ही तो हो रही है। आप घुमा फिराकर एक ही बात तो कर रहे हैं, तो उस पे आपको समझना पड़ेगा कि खालसा की बात कर रहा है या खालिस्तान की, मुद्दा तो एक ही है। और जिस तरह की हरकतें उसने की थी सर, 40 दिन तक वो पुलिस को चकमा देता रहा था, छिपा बैठा था। अगर सच में उसने कुछ नहीं किया था तो उसको सामने आना चाहिए था। सेंट्रल फोर्सेस ने जाकर पंजाब पुलिस के साथ मिलकर उसको पकड़ा था, उसको बचाती फिर रही थी आम आदमी पार्टी सरकार, उस वक्त भगाने की कोशिश हो रही थी। अब सोचिए, वो शख्स जाकर लोकतंत्र के नाम पर चुनाव लड़कर शपथ भी ग्रहण कर लेता है। मेरे को तो ये बात किसी भी तरह से हजम ही नहीं हो रही है। ये मजाक है, ये मजाक है डेमोक्रेसी का और हमारे देश का भी। और मुझे लगता है कि पूरे दुनिया में ऐसी मिसाल आपको कहीं और दिखेगी नहीं, जो भारत में रची जा रही है। और ये सारे लॉज बनाई किसने हैं? वही कांग्रेस पार्टी, जो 75 सालों में से 65 साल राज करती रही यहाँ पर। सेवा तो कभी नहीं करी उन्होंने, राज ही किया है, और सारे सिस्टम भी उनके बनाए हुए हैं। और इसको उखाड़ कर चेंज करने के लिए तभी बार बार बोल रहे थे, इसको चेंज करना है तो 400 पार जरूरी है। अब देखते हैं उसमें अमेंडमेंट्स कैसे गवर्नमेंट लेके आती है, कैसे पास करवाती है, कैसे सुप्रीम कोर्ट से भी उसके ऊपर रोक नहीं लगाए, उसके ऊपर क्या एक्शन लेती है, ये वक्त बताएगा। लेकिन तब तक ये हजम करना पड़ेगा, हमें ही हजम करना पड़ेगा अंजू जी, क्योंकि ये हमारे सामने हो रहा है, ये मजाक भी हो रहा है और हमें सहन भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने ये मजाक होने दिया, हमने 400 पार नहीं होने दिए, तो अब सहन भी करिए। सुनिए भी, और वो हंस रहे हैं हमारे ऊपर, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, वो हंस रहे हैं हमारे ऊपर, और हमें वो हंसी अब सहन करनी भी पड़ेगी। हाँ, वो तो हंसते हंसते मणिपुर पहुंच गया, असम पहुंच गया है। मणिपुर जहां पर हालात बिल्कुल शांति प्रिय है इस वक्त, वहां पहुंच गया है सर। और साथ ही साथ ये कह रहे मैं तो 2-2 बार गया था, पीएम मोदी तो एक बार भी नहीं गए, ये राग भी लापा जा रहा है। तो अंजू जी, मोदी जी तो अरुणाचल भी कई बार गए हैं, वहां पे पुल हैं, सड़कें हैं, उनका इनॉग्रेट करने गए, ये क्यों नहीं किया? तो मोदी जी को भी पूछना चाहिए, उनकी टीम को पूछना चाहिए कि बेटा तुम अरुणाचल क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि तुमने वहां पे एग्रीमेंट किया हुआ है चाइना के साथ कि जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा उस दिन मैं अरुणाचल आपको काट कर दे दूंगा खुद ही, इसलिए तुम अरुणाचल नहीं जाते हो। और मणिपुर जो जाने का आप आज बोल रही हैं, आपको याद होगा जब 370 हटा था, तब ये बार बार जिद कर रहा था कि मुझे कश्मीर जाना है, वहां से लोगों से बात करनी है, वहां पे मोहम्मद नाम का कोई आदमी है वो दुखी है। तो ये जब ऐसी बातें बोल रहा था, और ये फ्लाइट में वहां पे पहुंचा भी था, इसे एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया था, धक्के मार के वापस भेज दिया था। कितना इन्होंने मिलाप किया, रोया पीटा, ऊपर से रोया और नीचे से धोया वाला काम था इसका। बार बार कर रहा था ये कि मैं मुझे कश्मीर में जाने नहीं दिया, अगर वहां पे हालात इतने अच्छे हैं तो मैं वर्ल्ड लीडर हूं, मुझे रोका क्यों गया है? क्या ये वहां पर लोगों से बात करके उनका हालचाल पूछने गया था या आग लगाने जा रहा था? ये आग लगाने ही गया था। इसका काम ही है, जहां पर आग लगानी होती है ये वहीं पर जाते हैं। आपको याद होगा कि जब
किसान आंदोलन हो रहा था लखीमपुर में एरिया में, इनकी बहन ये खुद भी जा जाकर जहां पर एक किसी किसान वाले की हत्या हो गई थी गाड़ी के नीचे आकर, कुछ भी हुआ था लेकिन वहां पर पहुंच गए थे। तमिलनाडु तो कहीं नहीं, वहां पे भी चले जाते। अभी बहुत लोगों की मौत हुई है, वहां पर इनको कुछ दिखता नहीं है। क्या संदेश खली के ऊपर कोई ट्वीट आया? कभी ये इनकी नहीं। कांग्रेस का कोई भी पार्टी का आदमी, कोई भी आदमी का पार्टी इनका संदेश खली गया? क्या वेस्ट बंगाल के ऊपर कभी बोलते हैं? कभी नहीं बोलेंगे। जहां पर बीजेपी गवर्नमेंट होती है या मोदी जी को घेरने का काम होता है, वहीं पर इनको हर चीज को दिखती है। अभी हाथरस में को काम हुआ, वहां पहुंच गए। अरे इतना बड़ा मुद्दा हो और वो छोड़ दें क्योंकि यूपी में हुआ है तो पहुंच गए, वहां पर भी बोलने लगे कि भाई इनकी जो कॉम्पनसेशन गवर्नमेंट ने दी है कम दी है, ये ज्यादा देनी चाहिए, कम दी है ज्यादा देनी चाहिए। तो तमिलनाडु वाले केस में क्यों नहीं बोलते कि वहां पे कॉम्पनसेशन अभी तो बात भी नहीं हुई है, अगर हुई भी तो कुछ खास दिया नहीं जाएगा, तो वहां पर भी बोल लेते। जो ये सिलेक्टिव इनका बोलना है और देखना है, इसीलिए इनकी क्रेडिबिलिटी भी जीरो है। और ये बार बार बोलते हैं मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं गए? तो भाई मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप अरुणाचल क्यों नहीं जाते? इतना डर क्यों है चाइना के बॉर्डर के पास जाते हुए? तब जिस दिन ये उसका आंसर दे देगा उस दिन मोदी जी भी बता देंगे कि मैं मणिपुर क्यों नहीं गया। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ये अनएम्प्लॉयड है। वैसे अब तो अनएम्प्लॉयड नहीं बोलना चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन है इस वक्त। तो ये जो है अभी जहां पे भी जाता है मन करता है पहुंच जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री का भी एक प्रोटोकॉल होता है। उनकी शेड्यूल्स पूरे पहले से फिक्स होते हैं, कहां पर क्या करना है, कहां पे मीटिंग्स करनी है, और पूरे देश को उन्होंने बचा कर रखना भी है। ये सारी चीजें देखते हुए प्रधानमंत्री को बोले कि इधर जाओ उधर जाओ, ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो भी नहीं सकता है। तभी क्योंकि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बना नहीं है, ना ही कभी बनेगा, इसलिए ऐसे चीजों को समझ आ नहीं सकती। इसकी समझ के ऊपर हमें क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है। मैटर ये है कि ये जो षड्यंत्र चला रहा है भारत में आज की डेट में, दैट इज सो डेंजरस। ये हर रोज नई टूल किट्स क्रिएट करता है, कभी हाथरस, और वहां पे आके क्या बोल रहा है मणिपुर में और हाथरस में। मैं इसे पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं और मैं आपका मुद्दा पार्लियामेंट में लूंगा। तमिलनाडु वालों को तो बोला नहीं, संदेश खली वालों को बोला नहीं, वहां पे वेस्ट बंगाल में और केरला में जो हिंदुओं का हाल है उसके लिए कभी बोला नहीं कि मैं आपका मैटर पार्लियामेंट में लेके जाऊंगा। यानी कि जहां पर इसकी पॉलिटिक्स चमकती हो वहीं पर इसको पॉलिटिक्स की इस मुद्दों को पार्लियामेंट में लेके जाना होता है। सर आप ये सोचो ना कि अभी तो तमिलनाडु चले जाते, बीएसपी के चीफ की वहां पर हत्या की गई है, मायावती वहां गई है ना, उस पर तो एक स्टेटमेंट नहीं आया, क्योंकि वहां पर तो स्टालिन की सरकार है, इनकी वहां पर एक गठबंधन की सरकार है। वहां हुज ट्रेजेडी हुई है, जो आप जहरीली शराब पीने से इतने लोग मारे गए, उस पर भी कुछ नहीं बोले। वहां जाकर भी तो पीड़ित परिवारों का दुख दर्द बांट लेते। हाथरस में आप पार्क में बैठे हुए हैं चादर बिछाकर, 6-6, 10-10 एंगल से आपके वीडियो बन रहे हैं, तो ये वीडियो वो वहां जाकर भी बना लेते। वहां पर भी तो पीड़ित परिवारों को इनके सांत्वना की जरूरत थी, लेकिन वहां नहीं जाएंगे। सिलेक्टिव वहां नहीं जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं जाएंगे। और ये आप आज की बात कर रही हैं, हमने जब से होश संभाला है, जब से हमने पॉलिटिक्स को कवर करना शुरू किया है, हमने सिलेक्टिव ये बातें कांग्रेस की तरफ से हमने हमेशा देखी हैं। जब टेररिस्ट कोई मारा जाता था तो इनकी माता जी आंसू बहाती हुई दिखाई देती थी कि भाई मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक उग्रवादी इतना अपने धर्म के लिए जो पक्का था वो मारा गया। तो ये तो इनकी पार्टी का शुरू से बाटला हाउस वाला। यस, और मैं जो चीजें देखता था मुझे हैरानी होती थी, ये पॉलिटिशियंस हैं कि ये मगरमच्छ हैं सारे, ये कभी भी देश के लिए हित के लिए कोई काम कर ही नहीं सकते। और ये कांग्रेस की हिस्ट्री रही है, इनसे आप यही कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कुछ भी नहीं करेंगे। और ये हिस्ट्री भी इनकी है और फ्यूचर भी यही है। कभी भी हिंदुओं की डेथ होगी ये कभी भी नहीं बोलेंगे। हाँ, जहां पर इनकी राजनीति चमकती हो वहां जाकर उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ रोना विलाप भी करेंगे और उनकी बातें पार्लियामेंट में लेकर भी आएंगे। लेकिन क्या बीजेपी आरएसएस ने इसका काउंटर किया? एक बार भी कहीं भी कोई काउंटर नहीं किया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस को अब अटैकिंग मोड में आना पड़ेगा। जब तमिलनाडु में वो सारी सिचुएशन हुई थी तो बीजेपी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से कोई भी आदमी तमिलनाडु में जाकर उसे पॉलिटिसाइज करने नहीं गया। जब आपने कोई काम नहीं किया है, वो तो सियासत कर रहे हैं। जिस दिन आप सियासत करनी शुरू कर देंगे वो भूल जाएंगे कि सियासत होती क्या है। मोदी जी की ट्रैक रिकॉर्ड है उसी भाषा में जवाब देना, वो जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इतने ज्यादा मुद्दे उनके हाथ में है
जिसको उन्होंने टैकल करना है, इन चीजों के ऊपर ध्यान वो नहीं दे पा रहे। अगर वो नहीं दे पा रहे, उनकी टीम को देना चाहिए। यू हैव टू कम इनटू अटैकिंग मोड। में बार बार हर शो में बोलता हूं, मोदी जी आपको अटैकिंग मोड में आना पड़ेगा, वरना उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है इस वक्त पूरे देश में आग लगाने के लिए। और हर रोज जो फेक वीडियोस बन रही हैं, कभी वो मणिपुर में आके, कभी हाथरस में, कभी रेलवे वालों को, एक्टर्स को बुलाकर वहां पे वीडियोस बनाई गई। आप सोच के देखिए, हर रोज नए नए टूल किट्स वो क्रिएट कर रहा है। क्या आपको लगता नहीं है कि हर रोज ऐसी बातें जब लोगों के पास पहुंचेंगी और पूरा इकोसिस्टम उसे वायरल कर रहा है, मिलियंस ऑफ व्यूज मिलते हैं उनकी ऐसी वीडियोस के ऊपर, और बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई भी काउंटर नहीं है। क्या ये चीजें लोगों के दिमाग में नहीं बैठेंगी? जहां पर हाई एम्प्लॉयमेंट की जाती है, वहां पे डिपार्टमेंट्स को पकड़ के टूल किट्स बना रहे हैं। बहुत सोची समझी चाल है, इसे इतनी आसानी से बीजेपी को नहीं लेना चाहिए। यू हैव टू कम इनटू अटैकिंग मोड। और इससे पहले कि आप वो कोई हरकत करते हैं, आप उसका रिएक्शन देते हैं, व्हाई डोंट यू गो ऑन द फ्रंट फुट? ये T20 का जमाना है, टेस्ट मैच खेलना बंद कर दीजिए। सर आप ये देखो ना कि संसद के अंदर खड़े होकर वो अग्निवीर को लेकर इतना बड़ा झूठ बोलते हैं, वहां पर राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर बताते हैं कि असलियत क्या है, फिर वो अगले दिन एक वीडियो बनाते हैं, हमने इस पर डिस्कस भी किया था शायद, और उसके बाद आप देखिए उसमें वो जो शहीद अग्निवीर है अजय सिंह, उसके बहन और पिता के बयान डाले जाते हैं ये बताने के लिए कि नहीं उनको पैसा नहीं मिला। तो ये बाद में उसको काउंटर किया गया, आर्मी ने काउंटर किया, लेकिन जो संदेश जो छोटे छोटे वीडियो बनाकर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में फैला चुकी है, उनका तो असर होगा ना। जो अग्निवीर के लिए आगे भर्ती के लिए आएंगे उनके मन में तो ये बात आएगी आएगी। आपका काम तो हो गया, संसद के अंदर खड़े होकर काम हो गया आपका। अब संभालती रहे बीजेपी और मोदी सरकार, करते रहे वो जो भी उन्होंने डैमेज कंट्रोल करना है, लेकिन जो मैसेज इन्होंने देना था, जो रायता फैलाना था, वो तो फैल चुका ना। अंजू जी, आपकी वीडियोस भी हर रोज आती हैं, मेरे अकाउंट पे भी हर रोज वीडियोस आती हैं। वहां पर जो लोगों के कमेंट्स हैं उससे आपको समझ आता है कि भारत की जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं। लोगों ने ओपनली बोलना शुरू कर दिया, अग्निवीर पॉलिसी इज नॉट गुड। यानी कि गवर्नमेंट एक बहुत बढ़िया पॉलिसी निकाल कर लेके आती है, घर घर में फौजी खड़ा करती है, लेकिन लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट ने उन्हें लूट लिया है, उन्हें कोई हक नहीं दिया। रीजन है उसका, जो नेगेटिविटी होती है वो जल्दी से फैलती है, पॉजिटिविटी को सुनना चाहता ही नहीं है। और राहुल गांधी को समझ आ गया कि हर रोज ऐसी बातें बोलते रहो, एक तो टीआरपी पूरी मिल रही है उसको, यानी कि केजरीवाल से सीख लिया कि झूठ बोलो और हर रोज टीआरपी ले जाओ। जितना बड़ा झूठ बोलोगे उतनी ज्यादा आपको कवरेज मिलती है मीडिया के अंदर। सोशल मीडिया में वो चीजों को स्प्रेड किया जाता है, हर चीज के लिए पैसा भी लगता है और नेगेटिविटी स्प्रेड भी की जाती है। और यही काम किया जा रहा है, रोज किया जा रहा है। और ये ऐसे ही नहीं है कि लालू प्रसाद ने बोल दिया कि अगस्त में ये गवर्नमेंट गिरने वाली है, इसलिए बोला है क्योंकि हर रोज जब इतनी बड़े बड़े झूठ बोलकर आप लोगों का दिमाग को भ्रमित करेंगे। आज हिंदू ने बोलना शुरू कर दिया कि मोदी जी एक वीक प्रधानमंत्री हैं। वो मोदी जी जो कि दुनिया भर में 79% से ज्यादा तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी रेट है, मोस्ट पावरफुल लीडर इन द वर्ल्ड आज की डेट में मोदी जी की गिनती उसमें आती है। बाइडेन एंड ऑल उनसे आधे नंबर पे भी कम है। और आज भारत के अंदर हिंदू ही बोले कि मोदी इज अ वीक प्रधानमंत्री, इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। और इसके लिए हिंदू अकेला ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कहीं ना कहीं बीजेपी का आईटी सेल भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। अब हिंदुओं को तो हिंसक खुद ही बता दिया राहुल गांधी ने सदन के अंदर खड़े होकर, तो हिंदू तो मैं इसलिए बोलता हूँ, जब आपके ऊपर एलिगेशन लगी गए हैं तो हिंसक बना के दिखा भी देते हैं। और नुपुर शर्मा ने तो बड़ी अच्छी तरह से रिप्लाई भी दिया था कि अगर हिंदू हिंसक होता तो मुझे ये सिक्योरिटी कवच में घूमना नहीं पड़ता। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हिंदुओं को दोबारा से हिंसक बनना पड़ेगा। 2002 में हम बने थे, आज तक शांति है, कि दोबारा से अब इनको जवाब देने का टाइम आ गया है। वरना वो अपनी हरकतें करते जाएंगे और हम दबते रहेंगे। सर अभी तो प्रोपेगेंडा जो है, एक तो पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर, 3 दिन के दौरे पर गए हैं रूस, और आप सोचिए कि उनके जाते किस तरह का प्रोपेगेंडा शुरू किया है। राहुल गांधी के नक्शे कदम पर ही उनकी पार्टी के अध्यक्ष चल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा कि देखिए एलएसी पर चीन ने अभी भी कब्जा किया है, वो कहीं से वो इमेजेस ले आए सैटेलाइट कि भारत के कब्जे वाली जगह पर आकर चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। अब सोचिए किस तरह का प्रोपेगेंडा है।
कौन सी इमेजेस है, कहां से आप ये दावे लेकर आ जाते हैं? कम से कम सबूत तो रखिए इस बारे में। एक इमेज के बिहाफ पर आपने आर्मी को बदनाम करना शुरू कर दिया, किस लिए? क्योंकि उस आर्मी से चाइना डरता है। अंजू जी, थोड़े दिन पहले अयोध्या में इन्होंने एक दिखा दिया, सड़क टूटी हुई है। वो सड़क थी ब्राजील की, वहां की फोटो उठाई और यहाँ पे चिपका दी कि अयोध्या में सड़क टूटी हुई है। ये तो हालत है इनका, कॉपी पेस्ट। कि मैं पहले हमेशा बोलता हूँ कि इतना बड़ा षड्यंत्र कि अभी भारत की एरिया बता दिया कि वो भारत का एरिया है जिसके ऊपर चाइना ने अपना कब्जा कर लिया है। ये जगह कांग्रेस के टाइम पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था, जो हम हार गए थे उनसे युद्ध के अंदर, जहां पर इनके नेहरू जी ने बेवकूफियां करी थी जिसके कारण वो जगह हम हारे हैं। उसी जगह के ऊपर उन्होंने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। ये नहीं बताएंगे कि नेहरू जी के कारण ये जगह चाइना ने हमारे से कब्जा कर लिया था। ये बोलते हैं भारत की जगह थी। यस, वो जगह भारत की थी, लेकिन गई थी आपके टाइम पर, उसके ऊपर ही चाइना ने अपना स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये जो जिसको बोलते हैं कि एक एजेंडा है जिसमें बार बार आर्मी के ऊपर भी क्वेश्चन, मोदी जी के ऊपर क्वेश्चन, मोदी जी को वीक प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश, ये सारा जो काम है। और दूसरा कि मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता कहां पर कोई हत्या हो रही है, कहां पर कोई दंगे हो रहे हैं, मोदी जी चुप हैं, मोदी जी जवाब क्यों नहीं देते। ये सारी चीजें लोगों के दिमाग में एक बैठाने के लिए बात है कि मोदी को उखाड़ कर फेंको, हमें लेकर आओ, हम सबके मुद्दे लेने के लिए तैयार हैं। ये जिस दिन आएंगे उस दिन एक ही काम करेंगे, जो हिंदू बोलते हैं ना कि मोदी बड़े वीक प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी को काम नहीं कर रहे। जिस दिन राहुल गांधी आएगा उस दिन आपको पता लगेगा कि स्ट्रॉन्ग कौन था और वीक कौन है। और आपको तो बुरके डलाए जाएंगे रोज की रोज और बंदर वाली टोपी डाल के आपको फिरना पड़ेगा अपनी जान बचाने के लिए। जैसे नेहरू जी ने अपने आप को बचाने के लिए उस वक्त नेहरू नाम रख लिया था, वैसे ही आपको भी कोई ना कोई मोहम्मद नाम रखना पड़ेगा, आपकी मर्जी है। पर एक चीज और है कि जब से राहुल गांधी नेता विपक्ष बने, आपको नहीं लगता है कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए हैं आजकल? इधर जा रहे हैं, फैलाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। उसका रीजन भी है, क्योंकि पहले अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ते थे, अभी सरकारी खर्चे पे जा रहे हैं। तो अभी तो पूरे बेनिफिट्स मिले हुए हैं, भिखारी पार्टी है, इतने 10 साल से आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। तो उससे कई बार क्या होता है कि गरीब पार्टी है, कुर्ता भी इनका फटा हुआ है, आपने दिखाया था इन्होंने एक बार हाथ डाल के, देखो मेरी तो जेब भी फटी हुई है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए पहले कहीं जा नहीं पाए, ये घर में बैठे रहते थे, वहीं पर वो पिद्दी डॉग कुत्ता जो उनके पास है उससे खेलते रहते थे, और वहीं पर इनके जो चाटुकार थे वही बैठकर पिद्दी वाला बिस्किट, आधा वो पिद्दी खाता था, बाकी ये राजनीति सरदरशाही हो या ऐसे लोगों के मुंह में डाल दिया जाता था। अभी क्योंकि पैसे मिल गए हैं और पूरा का पूरा जो है प्रोटोकॉल मिला हुआ है, कहीं भी जाना है तो सरकारी खर्चा मिलता है, तो इसलिए खर्चा है, करते रहो। जब पहले इनकी सरकार थी जबकि ये किसी भी पद के ऊपर नहीं थे, तब भी पूरे दुनिया में ये सरकारी खर्चे पे ही जाते थे। और प्रियंका वाड्रा जिसके पास कोई ओहदा भी नहीं था, उसके पास भी सरकारी मकान दिल्ली में ही था। तो ये इन्होंने ऐश करी है, हमेशा ही सरकार में रहें ना रहें, अब तो ओहदा मिल गया है और बहुत बड़ा कैबिनेट मंत्री का एक ओहदा है, तो आप समझ सकती हैं कि पूरा प्रोटोकॉल है, खर्चा करते रहो, हमारे बाप का क्या जाता है। पर सर एक चीज है ना कि जवाबदेही भी तो तय होनी चाहिए ना इनकी। ये सदन में खड़े होकर अगर गलत बयान दे रहे हैं, आप एक्सपंज कर देते हैं, उससे थोड़ी बात बनेगी। इनकी जवाबदेही होनी चाहिए कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा, झूठ क्यों बोला, किसको गुमराह किया। सदन के अंदर खड़े होकर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, ताकि देश में वो वीडियो भी जाए कि देखिए झूठ बोला था तो ये माफी मांगिए, नेता प्रतिपक्ष है, जिम्मेदारी सर इनकी। थोड़ी कि किसी रैली में बोल दिया खटाखट 8500 डाल देंगे और नहीं डाले तो बात बन गई, कोई बात नहीं, लोगों को बेवकूफ बना लिया। लेकिन सदन के अंदर खड़े होकर आप ऐसी बयानबाजी करते हैं सर, उनकी पार्टी के अध्यक्ष ये बयानबाजी करते हैं सेना को लेकर, इसमें कहीं तो जवाबदेही बनती है या नहीं? देखिए, जवाबदेही देने के लिए पार्लियामेंट तो जवाबदेही होती नहीं है। कोर्ट में जाकर आप केस कीजिए इनके ऊपर, कोर्ट में जाकर क्या होगा आपको मालूम ही है। वहां पर वो पहले तो जो हमारे जजेस हैं वो बोलेंगे राहुल गांधी जी, इट इज सो नाइस टू सी यू दैट यू हैव कम हियर, और उसके बाद उन्हें बोल दिया जाएगा कि प्लीज इनको कुछ मत बोला जाए, और इन्होंने जो बोला वो सही था, इट वॉज जस्ट बैड इन टेस्ट, एंड हम इनको बरी करते हैं बिकॉज हमें जो अच्छा लगा हमने वो कर दिया। यानी कि राहुल गांधी कुछ भी बोल देगा, बोलेंगे इट वॉज जस्ट बैड इन टेस्ट। लेकिन अगर मोदी जी उसी की भाषा में जवाब देंगे तो एकदम से केसेस बनने शुरू हो जाएंगे और मोदी जी को लताड़ा जाएगा। पहले भी ऐसे ही किया गया है, धक्के खिलाए हैं।
आपको मालूम है कि कितने जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, किस तरह से इनको घसीटा गया था, इनको भी और अमित शाह को भी। तब जो हमारे कोर्ट्स हैं उन्होंने कभी नहीं कहा कि इट वाज़ बैड इन टेस्ट। तब इनको सब कुछ ही गलत लग रहा था, लेकिन राहुल गांधी के केस में सब कुछ ठीक हो जाता है, पता नहीं क्यों? ऐसा क्या प्यार है हमारे कोर्ट्स को कि उनके जो इतने बड़े-बड़े केसेज़ हैं, हज़ारों करोड़ों रुपए के घोटालों के केसेज़ हैं, डेट भी नहीं मिलती है उनके ऊपर। अंजू जी, इसी को बोलते हैं सिस्टम। तभी कांग्रेस बोलती है कि सरकार आपकी है, ये सिस्टम सिस्टम हमारा ही है। जी, अगले 8-10 सालों में वो सिस्टम पूरी तरह से साफ होगा, इसीलिए ज़रूरी है कि मोदी जी आगे भी आएँ, अभी तो आए हैं 5 साल तो हैं, उससे आगे भी 2029 में भी आएँ। पर एक चीज़ और है, सिख फॉर जस्टिस ने जिस तरह से रायता फैला रखा है कनाडा में, हम हर दिन देखते हैं कहीं न कहीं कोई रैली निकाल रहे होते हैं, पीएम मोदी का पुतला बनाकर क्या-क्या कर रहे होते हैं। अब खबर ये आ रही है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू की जो सिख फॉर जस्टिस है, इस पर बैन लगाने जा रही है भारत सरकार। इसको आप कैसे देखते हैं? बैन लगाने से क्या होगा? देखिए, वही वाला बात है, आप बैन कर दीजिए, होगा कुछ भी नहीं। तो नाम है सिख फॉर जस्टिस, होना चाहिए जस्टिस फॉर सिख, क्योंकि 84 में जो कुछ इनके साथ हुआ, कांग्रेस के कारण हुआ। तो जस्टिस फॉर सिख होना चाहिए। तो क्योंकि पाकिस्तान वालों ने फंडिंग करी है, तो आपको मालूम है इंग्लिश में उनको पढ़नी लिखनी आती नहीं है, तो नाम रख दिया जस्टिस फॉर सिख नहीं, सिख फॉर जस्टिस। अब आपने बैन कर दिया, क्या भारत में उनकी कोई प्रेजेंस है? आंसर है नहीं। क्या भारत में कोई एक्टिविटी है? आंसर है नहीं। क्या यहाँ पर कोई भी उनका फॉलोअर्स हैं? नहीं। जो फॉलोअर्स हैं वो यूके, कनाडा, अमेरिका में हैं। तो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप बैन भी कर देंगे, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? इट इज जस्ट अ आई वॉश। सुमित जी, उनकी फॉलोअर्स भारत पे है, तभी तो आप देखो ना हर दूसरे दिन कभी किसी मेट्रो स्टेशन पर सिख फॉर जस्टिस जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं। मतलब इस तरह की हरकतें तो कर ही रहे हैं ना वो भारत में रहकर, तो कोई ना कोई तो उनका चाहने वाला यहाँ पर है जिसको इंडिया। और हर भारत में आप देखो, जब 13 दिसंबर को संसद पर हमला हुआ था, वो लड़कों ने किया था, वो आए थे जो बाद में उनके पॉलिटिकल कनेक्शन भी आए थे, उनको लीगल एड देने के लिए तैयार बैठा था पन्नू। तो ऐसा तो नहीं कि उनके हम मानने वाले नहीं है। मानने वाले में और ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा फर्क होता है। ये जो जिसको बोलते हैं कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कोई बंदे ने आकर कुछ हरकत कर दी, इट्स अ वन ऑफ केस। बट क्या पंजाब के अंदर सिख फॉर जस्टिस के झंडे लहराए जा रहे हैं? खालिस्तान के झंडे लहराना और सिख फॉर जस्टिस के झंडे लहराने में बड़ा फर्क है। मैं वही बोल रहा हूँ, उनका ग्राउंड के ऊपर भारत के अंदर कोई भी काम नहीं है। यह ठीक है, उन्होंने 2 लड़कों ने 3 लोगों ने आकर पार्लियामेंट में एक कलर बॉम्ब चला दिया, अपन ने बोल दिया मैं इनकी लीगल एड के लिए मैं पैसे दूंगा, वो अलग बात है। क्या उन्होंने वहां पर सिख फॉर जस्टिस की बात करी? नहीं करी। वो खालिस्तान की बात करते हैं या कोई और बात करते हैं, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन का भारत के अंदर कोई भी लेना देना नहीं है। और भारत ने उस ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया। जिस दिन पन्नू को पकौड़ा बना के ऊपर भेजेंगे, उस दिन हम समझेंगे कि हाँ, आपने बैन कर दिया इस ऑर्गेनाइजेशन को। तब तक ये सिर्फ एक हवाई किला है जिसको आपने तोड़ने की कोशिश करी है। ना किला था, ना फोड़ा है, ऐसे स्टेटमेंट है। इसका कोई भी असर नहीं है भारत के अंदर, ना ही कनाडा में, अमेरिका में या यूके में इसका कोई असर होने वाला है। आपको ग्राउंड पे एक्शन लेने पड़ेंगे, हथियार उठाने पड़ेंगे। जैसे अमेरिका ने नाक में दम कर रखा है एक तरह से, देखो ना रोज दबाव बनाता है कि क्या कहां तक जांच पहुंची, आपने तो उस पन्नू को उड़ाने की पूरी कोशिश की थी वगैरह वगैरह। तो उस के मद्देनजर अगर सिख फॉर जस्टिस पर भारत बैन लगाता है, तो क्या पन्नू के इर्द गिर्द भारत शिकंजा कस सकता है? क्या भारत कह सकता है कि हमारे यहाँ तो ये मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, इसको हमें दीजिए इसको? देखिए, पहली बात यह है कि अमेरिकन सिटीजन है, आप कुछ भी करेंगे, अमेरिका उसको कभी भी कुछ करेगा नहीं। और मोदी जी ने भी एक अच्छा फॉर्मूला निकाला है जो डिस्कस करना जरूरी है। अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करी पन्नू को लेकर, हमने भी किसी और कंट्री का विजिट नहीं किया। सबसे पहला विजिट रशिया का किया है, किसी और कंट्री में नहीं गए हैं। और रशिया एक दुखती रग है अमेरिका की। अगर खालिस्तान को लेकर वो सपोर्ट करता है, हमने भी रशिया जाकर एक मैसेज तो दे दिया अमेरिका को कि तुम्हारी दादागिरी हम कभी भी सहन नहीं करेंगे। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे नहीं लगता मोदी जी किसी भी कंट्री को दे सकते हैं। एक तीर से 2 निशाने करने मोदी जी से को सीखे। इधर अमेरिका सदमे में है और दूसरा चाइना सदमे में है, क्योंकि रशिया और चाइना की जो दोस्ती थी वो इतनी ज्यादा गहरी हो रही थी कि चाइना पूरी कोशिश कर रहा था कि रशिया भारत के पाले से दूर हो जाए, हमारी सपोर्ट करनी बंद कर दे। और मोदी जी ने पहला विजिट रशिया के करके ये बता दिया पुतिन को कि मैं तुम्हारे साथ था
हूँ और हमेशा ही रहूंगा, बाकी सबकी ऐसी की तैसी। तो ये जो एक तीर से अमेरिका भी ढेर और चाइना भी ढेर, यही मोदी जी का खेल है। और इसके बाद आप देखेंगे कि पन्नू की जो सफाइयाँ माँगते फिरते हैं हमारे से, सपोर्ट माँग रहे हैं कि भी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, ये कैसे उसको मारने की कोशिश की थी, इसका टेम्परेचर भी कम होने वाला है। बिल्कुल। और सबसे अहम बात ये भी है सुमित जी कि पीएम मोदी को रशिया का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भी मिलने वाला है इस विजिट के दौरान। तो आप सोचिए जो अभी सदमे में है उसके बाद उनका क्या होगा? सर अंजू आपने जी, जी, मैं कई बार बोलता हूँ कि मोदी जी को कोई ऐसी कंट्री नहीं है, जहाँ से सम्मान ना मिला हो या हाईएस्ट अवार्ड ना मिला हो। जो एक म्यूज़ियम बनाया है दिल्ली में, जो पहले जवाहरलाल नेहरू म्यूज़ियम होता था, संग्रहालय होता था, अभी वो प्रधानमंत्री संग्रहालय बन गया है। वो वही बिल्डिंग है जो लोगों को पता नहीं होगा कि 30-35 एकड़ की जगह है वो। वो जो आर्मी चीफ है उसके लिए बनाई गई थी, इंडिपेंडेंस से पहले, लेकिन नेहरू जी ने कब्ज़ा कर लिया था उस बिल्डिंग के ऊपर, अपना घर बना लिया था। उसे अभी प्रधानमंत्री संग्रहालय बना दिया गया है। उसके अंदर जितने ये अवार्ड हैं ये वहाँ पे लगाए जाएँगे। मुझे लगता है वो 35 एकड़ की जगह भी कम पड़ने वाली है। कितने अवार्ड मिलने वाले हैं मोदी जी को। बिल्कुल उनकी लोकप्रियता है जो हर दिन आसमान छू रही है, लेकिन हमारे देश का एक तबका है जिनको उनसे बहुत शिकायतें, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? वो तीसरी बार देश की बागडोर सँभाल चुके हैं और हमें उम्मीद है कि इन 5 सालों में वो बहुत कड़े फैसले लेने जा रहे हैं और ये जितने भी लिब्रांडो इन सबकी वोट तो लगने वाली है। पर आपने सिख फॉर जस्टिस से लेकर अमृतपाल के मुद्दे पर भी जो विस्तार से जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी, मेरे लिए समय निकाला आपने सुमित जी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.